नमस्कार, आप सभी लोगों का डिजिटल प्लेटफॉर्म अपेक्स क्लासेस पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग आहार नाल के अगले भाग छोटी आंत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आमाशय के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी थी बच्चे। इस भाग में हम लोग छोटी आंत को डिस्कस करेंगे। तो छोटी आंत, आप जानते हैं छोटी आंत का अंग्रेजी में नाम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। परंतु फिर भी मैं यहाँ पे आपके पास में लिख देता हूँ क्या? छोटी आंत्र। छोटी आंत्र, ये आपके पास में क्या है कि टॉपिक है हमारा। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो पहला बिंदु मैं क्या लिख दूं यहां पे? सबसे लंबा भाग। ठीक है, सबसे लंबा भाग आहार नाल का कौन सा है? छोटी आंत है। कौन सा भाग है बेटा? छोटी आंत वाला भाग है। अब देखिए, छोटी आंत जो है आपके पास में, ये पाचन का मुख्य अंग है, अर्थात पाचन की समस्त प्रक्रियाएं यहां पे जाके समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो पाचन का मुख्य अंग क्या कौन सा है आपके पास में? छोटी आंत। पाचन का मुख्य अंग, पाचन का मुख्य अंग छोटी आंत होता है। ठीक है ना? प्रत्येक छोटी आंत के, प्रत्येक क्या एक ही होती है हमारे शरीर में, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। इनको मैंने अंग्रेजी भाषा में ही लिखा है आप लोगों को, आपको यही नाम याद रखने हैं। फिर भी ड्यूडेनम का कई बार हिंदी भाषा में पूछ लिया जाता है, तो ड्यूडेनम का लिख देता हूं आपके पास में। ग्रहणी कहते हैं इसको बेटा। क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। समझ गए बेटा? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 मुख्य भाग होते हैं इसके। अब इन मुख्य भागों को समझाने के लिए मैं आपको एक चित्र बताता हूं और उन चित्र के माध्यम से हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग, इधर इस चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला भाग जो होगा वो आपके पास में ग्रास नली यानी ईसोफेगस का सबसे ऊपरी सिरा है, अग्र सिरा, और इसको निगल द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? निगल द्वार। और निगल द्वार मतलब हो गया आपके पास में क्या? गलेट। क्या हो जाता है इसको? क्या बोलते हैं? गलेट अंग्रेजी भाषा में। ये आपके पास में है, वो है ग्रसिका। क्या है? ग्रसिका, जिसको इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ये क्या आ जाएगा? आमाशय। क्या जाएगा? आमाशय। और ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पे, देखिएगा जरा, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये एक ग्रंथि है जिसका नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है आपके पास में? ये अग्नाशय ग्रंथि। तो इसको हम क्या लिख दें यहां पे? अग्नाशय। ठीक है, क्या है ये? अग्नाशय आ जाएगा। अब यहां पे बच्चे जो ये पोर्शन नजर आ रहा है, जो ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ किया है यहां पे आपके पास में, ये भाग है छोटी आंत का प्रथम भाग, जिसको अपन क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। क्या कहते हैं बेटा? ड्यूडेनम कहते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को बेटा? तो इसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया क्या? ड्यूडेनम। आप जानते हैं आमाशय जो है, वो आमाशय का अंतिम भाग पाइलोरिक होता है। पीछे वाले वीडियो में बताया था मैंने आप लोगों को। और यहां पे एक क्या होता है? अवरोधिनी होती है, और उस अवरोधिनी को अपन क्या कहते हैं? पाइलोरिक अवरोधिनी कहते हैं। तो क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं यहां पे? पाइलोरिक अवरोधिनी। स्पिंक्टर अंग्रेजी भाषा में कहते हैं बेटा, स्पिंक्टर, है ना? पाइलोरिक अवरोधिनी। उसी के साथ जब ये ग्रास नली ग्रसिका आमाशय में खुलती है, तो यहां पे भी एक अवरोधिनी होती है, और उस अवरोधिनी का नाम भी क्या होता है आपके पास में? जठर ग्रसिका अवरोधनी या कार्डियक अवरोधनी। क्यों कार्डियक? क्यों? क्योंकि वो आमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है। इसका पूरा विवरण मैंने आप लोगों को पीछे वाले वीडियो में दे दिया था, आमाशय के पहले भाग वाले में। तो ये आपके पास में कौन सी हो जाएगी? कार्डियक अवरोधिनी। क्या लिख दूं मैं इसको? कार्डियक अवरोधिनी लिख देता हूं बेटा इसको, है ना? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब ये जो छोटी आंत का प्रथम भाग है, ये कौन सा है? ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम, किसी भी तरह का ड्यूडेनम में कोई भी वलन नहीं होता है, मतलब कॉइल्ड नहीं होता है, वलयाकार नहीं होता है। समझ हो ना? कुंडलित नहीं होता है ये। तो ड्यूडेनम के बारे में पहले हमको लिखना होगा। ड्यूडेनम कुंडलित भाग नहीं होता है बिल्कुल भी, है ना? तो ड्यूडेनम के बारे में यहां पे लिखूंगा मैं आपके पास में। और छोटी आंत का ये सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है ये। तो क्या लिख दूं बेटा आपके पास में? अकुंडलित भाग। सबसे पहला क्या लिख दूंगा? अकुंडलित भाग। शायद नहीं, 25 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है।
छोटी आंत का सबसे छोटा भाग, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग जो है वो यही है बेटा, समझ गए। अगले नंबर पे मैं बात करता हूं यहां पे ड्यूडेनम के बारे में ही, आप लोग देखते रहिएगा। ड्यूडेनम जो है छोटी आंत, जैसे छोटी आंत में लिखा है पाचन का मुख्य अंग, और छोटी आंत में भी बात करूं तो ड्यूडेनम जो है वो पाचन का मुख्य अंग है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया ड्यूडेनम में समाप्त हो जाती है। तो यह पाचन का मुख्य अंग है। कौन सा अंग है? मुख्य अंग है, समझ गए बेटा। इसकी आकृति जो होती है बेटा यू या सी आकार की होती है। कैसी होती है? यू या सी आकार की आकृति होती है, सी आकार का, समझ गए। ये बिंदु आपको ड्यूडेनम में याद रखने होंगे। कैसे बताया मैंने आपको यू या सी आकार का? आप लोग देखिएगा जरा थोड़ा सा, ये आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं तो ये ऐसे अगर देखें तो सी की भांति है, और अगर ये यूं घूम जाए थोड़ा सा, जो कि होता भी है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? यू आकार का। तो यहां पे क्या है बेटा, आपके पास में सी या यू आकार दोनों लिख दोगे तो आप सेफ रहोगे, है ना। तो सी या यू आकार का रहेगा। अब मैं यहां पे बता देता हूं, जो कुंडलित भाग आपको नजर आ रहा है यहां पे, जो मैंने आपको ब्लू कलर से ड्रॉ करके दिखाया है आप लोगों को, जिसपे अभी ट्यूबलाइट लग रही है यानी हाईलाइट हो रहा है, ये आपके पास में ये भाग आपके पास में होता है कौन सा? जेजुनम वाला भाग होता है बेटा। कौन सा होता है? जेजुनम। तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या? जेजुनम। जेजुनम जो है वो कुंडलित भाग है, मध्य वाला भाग है, लगभग इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। जेजुनम के अगला जो भाग होगा वो आपके पास में कौन होगा? इलियम होगा। कौन होगा? इलियम। इलियम और भी ज्यादा कुंडलित भाग होता है और सबसे ज्यादा लंबा भाग होता है छोटी आंत का। वो कौन सा होता है? इलियम ही होता है बच्चे। इलियम जो है बेटा आगे जाकर के बड़ी आंत के पहले भाग सिक्कम में खुलता है। तो बड़ी आंत का पहला भाग ये आपके पास में है, क्या रे? सिक्कम। सिक्कम में कौन खुल रहा है? यहां पे छोटी आंत का लास्ट भाग। छोटी आंत का लास्ट भाग कौन सा है? इलियम। बड़ी आंत का प्रथम भाग कौन सा है? सिक्कम। तो इलियम किस में खुलेगा? सिक्कम में। परंतु यहां पे क्या होता है बेटा, आपके पास में कपाट होता है। क्या होता है? एक तरह का कपाट होता है, इसको बोलते हैं इलियोसिकल कपाट। यह कपाट क्या करता है कि आगे भोजन जाएगा नहीं जाएगा, वो सबका नियंत्रण जो है वो किसके हाथ में? इसी कपाट के हाथ में। जैसा अवरोधिनी का कार्य होता है वैसा ही इस कपाट का कार्य होता है ना। या जो अपच खाना है उसको पीछे जाने से क्या करेगा? रोकने का काम भी करेगा। तो इसका नाम होता है आपके पास में इलियोसिकल वॉल्व बोलते हैं वैसे तो इसको, लेकिन इलियोसिकल कपाट, यहां पे शुद्ध हिंदी लूं तो कपाट बोलेंगे हम लोग। इसी कपाट के माध्यम से इलियम जो है वो सिक्कम के अंदर खुलता है। सिक्कम के द्वारा एक अंगुली नुमा एक अंग भी निकलता है। इसका नाम होता है आपके पास में कृमि रूपी परिशेषिका, यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका विवरण हम लोग बड़ी आंत के वीडियो में और पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैं बता देता हूं आपको, ये क्या आ जाएगा? कृमि रूपी परिशेषिका आ जाएगा। कृमि रूपी परिशेषिका, है ना। कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं बेटा इसको, और इसका अंग्रेजी नाम क्या आ जाएगा? अपेंडिक्स। क्या आ जाएगा? अपेंडिक्स भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी बच्चे। और आपको ये भी बता दूं, ये जो संपूर्ण भाग है या भागे वाला, ये आपके पास में बड़ी आंत का भाग है। इसको हम लोग यहाँ पे लेबल नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग छोटी आंत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इस वजह से। समझ गए होंगे यहां तक बात आप लोग, ठीक है। इधर की ओर जो है बेटा लीवर आता है, लीवर का इंसर्शन रहेगा इधर की ओर इस तरीके से। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे अगले से अगले वीडियो के अंदर। ये लीवर रहेगा यहाँ पे। छोटी आंत में जो अग्नाशय है, अग्नाशय से एक नलिका निकलती है। ये नलिका भी क्या होती है आपके पास में? ड्यूडेनम में आकर के खुलती है कुछ इस प्रकार। ये भी क्या कैसे खुलती है वो सब भी हम लोग आगे से आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहले हम लोग किसके बारे में लिख दें? जेजुनम के बारे में लिख देते हैं कुछ बिंदु। जेजुनम के बारे में प्रथम बिंदु आपके पास में क्या आ जाएगा? यह कुंडलित भाग है। कैसा है? कुंडलित भाग। कितनी होती है इसकी? लगभग 1 मीटर तक क्या होता है? ये लंबा होता है। छोटी आंत का ये मध्य का भाग है, ठीक है। कौन सा भाग है? मध्य का भाग है। इलियम, इलियम के बारे में भी हम लोग बिंदु लिख दें। अंतिम
तथा सबसे लंबा, अंतिम तथा सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा है आपके पास में? इलियम का है बच्चों। कौन सा है? इलियम का भाग है। ये बात आप ध्यान लगाइएगा, यहां पे इलियम का भाग है, अंतिम तथा सबसे लंबा भाग है। और इलियम भाग किस में खुलता है आगे जाकर के? इलियम भाग आगे जाके खुलता है सिक्कम में, जो किसका है? बड़ी आंत का प्रथम भाग। तो इसका विवरण बाकी वाला यहां लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा इस जगह पे कि इलियम सिक्कम में किसके द्वारा खुलेगा? इलियो सिक्कम कपाट द्वारा खुलता है। समझ गए? ये बात आपको यहां पे याद रखनी होगी बेटा, ठीक है। और जेजुनम और इलियम के बारे में एक और खास बात बता दूं, इलियम की वैसे जब लगभग लंबाई 2 मीटर तक होती है, ठीक है। अत्यधिक कुंडलित भाग है ये। कैसा है? अत्यधिक कुंडलित भाग है ये। कैसा है? अत्यधिक कुंडलित भाग। कौन है आपके पास में? इलियम वाला भाग है। समझे बेटा? अब जो आपके पास में ये दोनों भाग होते हैं, जेजुनम और इलियम, ये जो दोनों भाग है, ये दोनों भाग का मुख्य कार्य होता है, ये मुख्य अंग होते हैं किसके? अवशोषण के। तो यहां पे एक बिंदु लिखना होगा मुझे, जिसमें मैं लिखूंगा जेजुनम एवं इलियम अवशोषण के पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण बेटा है ना, अवशोषण के मुख्य अंग है। प्रथम वीडियो में मैंने बताया था पाचन के मुख्य 5 स्टेप होंगे कार्यकी के। कौन कौन से होंगे बेटा आपके पास में? भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, फिर कौन सा होता है? अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। तो ये अवशोषण की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जेजुनम इलियम जो है उसका वो क्या है? अवशोषण के मुख्य अंग है, यानी यहाँ पे मुख्यतः क्या होता है? अवशोषण होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी बेटा। तो पहला भाग कौन सा हो गया आपका? ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा कौन सा हो गया? इलियम वाला भाग हो गया। और चित्र के माध्यम से भी मैंने आपको सारे भाग के बारे में इसमें बता दिया है। बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे छोटी आंत की औत्तिकी के बारे में। औत्तिकी मतलब हिस्टोलॉजी। और औत्तिकी के बारे में मैं पहले से आपको बता चुका हूं। औत्तिकी का एक वीडियो आया था, उसमें भी मैंने आपको सारा बताया था, जिसमें 4 स्तर होते हैं। 4 स्तर में पहला स्तर सिरोसा होता है, दूसरा पेशीय स्तर, तीसरा अधश्लेष्मिका, और चौथा कौन सा होता है? श्लेष्मिका। लेकिन यहां पे आहारनाल की इस भाग की, छोटी आंत के भाग की औत्तिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा, है ना। उससे पहले मैं बता दूं कि औत्तिकी को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो छोटी आंत है वो पूर्ण रूप से एक ग्रंथि की तरह कार्य करती है, जिसको छोटी आंत ग्रंथि कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अपन लोग क्या करते हैं, एक पहला बिंदु लिख रहा हूं मैं यहां पे आपके पास में, वो ध्यान लगाइएगा। छोटी आंत्र एक ग्रंथि की भांति होती है, ग्रंथि के समान कार्य करती है। समझ गए? क्या लिखेंगे हम लोग? ग्रंथि के समान कार्य करती है। ये बिंदु आपको यहां पे लिखा हुआ, या ये बिंदु आपको पता होना चाहिए बेटा यहां पे। समझ गए ना इस बात को? ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं औत्तिकी की बात करता हूं, तो औत्तिकी के लिए चित्र बना रहा हूं। चित्र यहां पे थोड़ा उल्टा बना रहा हूं ताकि मेरे को कुछ चीज समझानी है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। सबसे बाहर की तरफ अपने पास में क्या आ जाएगा? सिरोसा। और सिरोसा किसका होता है आपके पास में? सरल, सल्की, उपकला, उत्तक। याद रखा करो बेटा, है ना, याद रखना है इस चीज को। फिर इसके अंदर की और क्या आ जाता है बेटा आपके पास में? अनुदैर्ध्य पेशी आ जाएगी। तो ये आपके पास में कौन सी पेशी आ गई? अनुदैर्ध्य पेशी। समझ गए? अनुदैर्ध्य पेशी के बाद में कौन सी पेशी आ जाएगी आपके पास में? वर्तुलाकार पेशी आ जाएगी। तो ये आपके पास में कौन सी पेशी बता दी मैंने? वर्तुलाकार पेशी। सेम चीज है, जहां पे अलग होगा वहां पे मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर आपके पास में आ जाएगा फिर से जो है अधश्लेष्मिका। क्या आ जाएगा आपके पास में? अधश्लेष्मिका। तो ये आपके पास में है अधश्लेष्मिका का भाग। और अंतिम भाग जो होता है बेटा, उसका नाम क्या होता है? श्लेष्मिका। और आपको पता हो, अगर नहीं भी पता है तो पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा आप लोग। श्लेष्मिका यानी कि श्लेष्मा यानी कि म्यूकोसा के खुद की 4 स्तर होते हैं। जो अंतिम भाग होता है उसके खुद के भी 3 स्तर होते हैं। जो अंतिम भाग कौन सा है? म्यूकोसा। उसके स्वयं के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है आपके पास में कौन सा? पेशीय स्तर, जिसमें अनुदैर्ध्य तथा वर्तुल पेशी आती है। दूसरा स्तर होता है लेमिना प्रोप्रिया का, जो एरियोलार संयोजी उत्तक से बनता है।
और तीसरा जो होता है आपके पास में वो उपकला स्तर होता है, सरल स्तंभाकार उपकला स्तर, सरल ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला स्तर कह सकते हैं हम लोग। तो मैं आपके पास में यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो चीज बना रहा हूं वो उपकला स्तर बना रहा हूं। इसके उपकला स्तर में क्या होता है बेटा, बहुत सारे वलन पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार। आप लोग देखिएगा थोड़ा सा यहां पे कि इसके उपकला जो इसका जो उपकला स्तर है उसके उपकला स्तर में क्या होता है बेटा, कुछ वलन पाए जाते हैं और ये वलन को हम लोग कहते हैं आपके पास में अंगुलीनुमा प्रवर्ध, जिसका नाम होता है आपके पास में क्या रे, विलाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलाय बोलते हैं। अंगुलीनुमा प्रवर्ध याद रखना, सूक्ष्म वलन प्रवर्ध अंगुलीनुमा संरचना है। ये केवल और केवल मैंने श्लेष्मिका का उपकला स्तर बनाया है, जो स्वयं किससे निर्मित है आपके पास में, सरल स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से निर्मित है। पहले मैं इनका नाम लिखता हूं जिसके माध्यम से और पता लगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिरोसा। अच्छा मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, ये क्या आ जाएगा आपके पास में, सिरोसा। ठीक है, यहां से यहां तक का आपके पास में कौन सा स्तर आ जाएगा, पेशीय स्तर, जिसमें अनुदैर्ध्य तथा कौन सी पेशी रहेगी आपके पास में, वर्तुल पेशी रहेगी, पेशीय स्तर। यहां से लेकर के यहां तक का स्तर आ जाएगा वो कौन सा होगा आपके पास में, अधश्लेष्मिका। क्या आ जाएगा, अधश्लेष्मिका। और यहां से लेकर के यहां तक का पूरा स्तर है वो आपके पास में क्या है, श्लेष्मिका, यानी कि म्यूकोसा। समझ रहे हो, म्यूकोसा में जो ये एक अंगुलीनुमा प्रवर्ध है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप गौर से देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वाला जो आपके पास में प्रवर्ध नजर आ रहा है यहां पे ये प्रवर्ध है। इस प्रवर्ध को हम लोग क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाय, सूक्ष्म प्रवर्ध। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होता है, प्रवर्ध, जिसका नाम हम लोग क्या रख रहे हैं यहाँ पे, प्रवर्ध है ये अंगुलीनुमा प्रवर्ध, इसको अंग्रेजी भाषा में विलाय कहते हैं और आपको विलाय ही याद रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, प्रत्येक विलाय में क्या होता है आपके पास में, नीचे की तरफ क्या होता है, नलिकाकार रूपी संरचना होती है, ऐसे जो अंदर की तरफ यूं डूबी हुई सी होती है, अंदर की तरफ ऐसे धसी हुई होती है, विलाय के अंदर की ओर इस भांति धसी हुई होती है। और इस संरचना को, इस गर्त रूपी संरचना को हम लोग कहते हैं लीबरकुहन की गर्तिकाएं। क्या कहते हैं, लीबरकुहन की गर्तिकाएं। क्या कहते हैं, लीबरकुहन की गर्तिकाएं। तो ये संपूर्ण जो मैंने बनाया ये आपके पास में क्या है, अंगुलीनुमा प्रवर्ध, इनको विलाय कहते हैं। एक विलाय का, यानी एक विलाय को अपन विलस कहेंगे, खाली एक के बारे में पढ़ेंगे तो उसको अपन विलस कहेंगे। देखिए मैं फिर से कह दूं, दोहरा दूं, जो विलाय है उसके अंदर की ओर धसे हुए क्या होती है, कुछ गर्तनुमा संरचना होती है, उसको लीबरकुहन की गर्तिकाएं कहते हैं। इन गर्तिकाओं का क्या रोल होगा वो मैं भी आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, ये छोटी आंत संपूर्ण रूप से ग्रंथि के समान कार्य करती है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अब मैं आपके पास में औत्तिकी को और डिटेल में लेके जाना चाहता हूं और केवल एक विलस की संरचना बना करके दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। तो देखिएगा जरा इधर की तरफ आप लोग, हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक या दो विलस की संरचना अगर हम लोग बात करें तो किस भांति बनेगी, वो देखिएगा आप लोग, यहां पे बता रहा हूं आपको, है ना। तो यहां पे आपके पास में क्या आ रहा है, एक विलस या एक विलाय की भांति मैं संरचना बनाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा बेटा, है ना। अच्छा, इसको अपन क्रिपेटस ऑफ लीबरकुहन, यानी कि अगर मैं लीबरकुहन की गर्तिका भी बता दूं साथ में तो मुझे अच्छा लग जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ गर्तिका बता दी और फिर मैंने यूं ऐसे फिर से एक और विलस बना दिया। तो मैं यहाँ पे एक दो विलस के बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये जो एक है वो आपके पास में क्या है, विलस है। क्या है आपके पास में, विलस आ रहा है। ठीक है, और मेरे को थोड़ा सा और अजीब लग रहा है तो मैं इसको और मोटा करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये चीज आ गई और यहाँ पे आपके पास में फिर से एक विलस है। अब ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा दोनों बराबर रहेगा इसलिए, है ना, थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ता है बेटा, है ना। तो ये आपके पास में एक विलस है। अब होता क्या है बेटा, ये जो विलस है, ये जो एक है, जो प्रवर्ध है, इसके बाहर की ओर भी क्या होती है, सूक्ष्म प्रवर्ध नुमा सरल स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती है, जो इसको पूर्ण रूप से क्या करती है, घेरे रहती है। किस प्रकार मिलेगी देखिएगा जरा थोड़ा सा आप लोग इधर, ये जो है वो इसमें भी क्या होते हैं, जैसे अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जा रहे हैं। जैसे मैं ये कोशिका बना रहा हूं, देखो ये कोशिका बनाई, इसमें प्रवर्ध है ये, फिर आगे फिर इसमें प्रवर्ध है ये, और आगे। तो प्रत्येक विलस में क्या होती है आपके पास में, बहुत सारी, लाखों में क्या होती है आपके पास में, साइड में
कोशिकाएं होती है, और ये कोशिकाएं कौन सी होती है? सरल स्तंभाकार कोशिकाएं होती है, और इसमें सूक्ष्म वलन पाए जाते हैं, और इन्हें कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्ध। ये है बड़ा प्रवर्ध, और इसके अंदर क्या है आपके पास में? ये सूक्ष्म प्रवर्ध है। तो यहां पे मैं आपके पास में कुछ सूक्ष्म प्रवर्ध के बारे में बता देता हूं। कुछ इस प्रकार से होगा ये सूक्ष्म प्रवर्ध, समझ गए? तो यहां तक मैं आपको बता रहा हूं, सब में होगा, उधर वाले में भी होगा। तो पहले मैं इसमें नाम भी लिखता हूं साथ साथ में। तो इसका नाम मेरे पास में आ जाएगा क्या बेटा? इसका नाम हो जाएगा सूक्ष्म प्रवर्ध। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म प्रवर्ध। और सूक्ष्म प्रवर्ध को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं बेटा माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। और यहां से लेकर के ये जो आपके ये एक बॉर्डर बन गया है, इसके बाहर की तरफ एक बॉर्डर होता है ना, जैसे बॉर्डर बन गया है, इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर। तो यहां पे लिखूंगा ब्रश बॉर्डर लाइक दिख रहा है ये आपके पास में। क्या हो जाएगा? ब्रश बॉर्डर लाइक आ जाएगा आपके पास में। तो बॉर्डर आ गया ये आपके पास में, ब्रश बॉर्डर बन गया। यहां तक फंडा क्लियर है बेटा आपके पास में? देखिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा बेटा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका नाम हम लोग पहले से जानते हैं, इसको बोलते हैं लिबरकुहन की गर्तिकाएं। क्या बोलते हैं? लिबरकुहन की गर्तिकाएं, है ना? क्या बोलेंगे? लिबरकुहन की गर्तिकाएं बोलेंगे। अभी बताऊंगा आपको इसका क्या रोल रहेगा लिबरकुहन की गर्तिका का भी, आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा। आप जानते हैं कि इसके नीचे की ओर यहां पे जो रहेगा वो आपके पास में क्या रहेगा? अधश्लेष्मिका। क्या रहेगा आपके पास में? अधश्लेष्मिका। तो ये किसका स्तर आ गया आपके पास में? अधश्लेष्मिका का आ गया, सब म्यूकोसा का आ गया। आप लोगों को यह भी पता होगा बच्चों कि अधश्लेष्मिका में क्या होता है कि लसिका वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं आदि पाई जाती है। तो ये जो लसिका वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां या ये तंत्रिकाएं आदि होती है, वो क्या होती है आपके पास में? इस विलस के अंदर भी प्रवेश करती है, कुछ इस प्रकार से, है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? ये विलस के अंदर भी प्रवेश कर जाएगी, है ना? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा इस चीज में। ये इस प्रकार से, ये एक बड़ी लसिका वाहिनी है। क्या है ये? बड़ी लसिका वाहिनी है, ठीक है ना? और ये लसिका वाहिनी इसके अंदर भी पाई जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे भी इसको बना देते हैं। ये स्टार्ट तो कहां से हो रही है बेटा? अधश्लेष्मिका में होती है, लेकिन ये घुसती कहां पे आपके पास में? विलस के अंदर घुस जाती है। कहां घुस जाती है? विलस के अंदर। देखिए, इन सूक्ष्म प्रवर्धों का मुख्य कार्य ये रहता है कि ये सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जिससे अवशोषण की दर बढ़े। और अवशोषण किसका? पचित भोज्य पदार्थ का। और पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण कहां होगा? जेजुनम और इलियम में। तो मुख्य रूप से ये जो विलाय और माइक्रोविलाय है वो जेजुनम और इलियम में बहुत ज्यादा डेवलप होती है, विकसित रहती है बेटा, ठीक है ना? इसके अतिरिक्त आपको पता है कि इसमें क्या होती है? कुछ रुधिर वाहिनियां भी होती है। तो अपन लोग कुछ रुधिर वाहिनियों को भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस भांति। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, ये यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास में? रुधिर वाहिनी, है ना? रुधिर वाहिनियां भी होती है, अधश्लेष्मिका में होती है, जो श्लेष्मिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी। कहां प्रवेश कर जाएगी? श्लेष्मिका में। इसके अतिरिक्त इसमें आपके पास में क्या हो सकता है? तंत्रिका भी हो सकती है। तो तंत्रिका को भी हम लोग यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पे आपके पास में। तो ये क्या आ जाएगी बेटा आपके पास में? यहाँ पे तंत्रिका, ठीक है, जो कहां पे घुसती है? विलस के अंदर घुस रही है। कहां पे घुस रही है बेटा? विलस में। अब अगर हम इसको नाम देना चाहें तो नाम क्या दें? इसको बोल देंगे हम लोग क्या रे? लसिका वाहिनी। इन सब का कार्य रहता है बेटा, आपको बताऊंगा आगे, है ना? चल करके रुधिर, अपन जब अवशोषण वाला वीडियो देखना आप लोग, जब बन जाएगा उसमें आप लोग देखिएगा, आपको पता लगेगा उसके बारे में। ये आपके पास में क्या है बेटा? रुधिर वाहिनी। क्या जाएगी? रुधिर वाहिनी। ये आपके पास में क्या आ जाएगी? तंत्रिका। क्या जाएगी? तंत्रिका आ जाएगी। ये स्तर यहां से लेकर के यहां तक किसका है? अधश्लेष्मिका का स्तर है। किसका स्तर है? अधश्लेष्मिका का स्तर है। तो ये पूर्ण रूप से जो चित्र मैंने बनाया है यहाँ पे, ये विलस का चित्र है। ये ग्रहणी की यौतिकी बोलते हैं बेटा इसको। ये पूरा आपके पास में आ रहा है छोटी आंत के अंदर। आपको बता दूं कि जो ये माइक्रोविलाय है और जो ये मैंने विलस यहाँ पे लिखा नहीं, सॉरी, ये आपके पास में क्या होता है? विलस होता है।
ठीक है, यानी विलाय जो है ये सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से ही क्या होता है, आपके पास में अवशोषण की दर बढ़ती है। तो यहां पे हम लोगों ने इसकी बात की है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं बच्चों कि जो आंत की ग्रंथि है वो ग्रंथि किन दो चीजों से मिलकर बनेगी, है ना। आंत की जो ग्रंथि होती है वो किन दो चीजों से मिलकर बनती है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले वाले में बताया था ना कि एक आंत जो है, छोटी आंत, वो एक ग्रंथि की भांति कार्य करती है। तो ग्रंथि है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ स्त्रावण तो होगा ही होगा, और ये जो स्त्रावण है वो किस प्रकार होगा इसके बारे में बात करनी है। तो यहां पे मेरे पास में क्या आएगा, आंत की ग्रंथि, किसकी ग्रंथि, आंत्र की ग्रंथि जो है वो आपके पास में क्या रहेगी, दो चीजों से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आंत्र की, यानी छोटी आंत की, बेटा किसकी, छोटी आंत की बात कर रहे हैं। छोटी आंत की ग्रंथि निम्न संरचनाओं से निर्मित होती है। क्या होती है, निर्मित होती है। ये दो संरचनाएं कौन कौन सी है देखिएगा जरा आप लोग। यहां पे एक आपके पास में आ जाएगा और ये आपके पास में दूसरा। पहला संरचना का नाम होगा लिबरकुहन की गर्तिकाएं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, लिबरकुहन की गर्तिकाएं, ये आपके पास में इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा बेटा। दूसरा होगा इसके अंदर, वो होगा आपके पास में कौन सा रे, ब्रूनर ग्रंथि। क्या आ जाएगा, ब्रूनर ग्रंथि। थोड़ा सा आपको इसमें विवरण फिर से दे देता हूं चित्र के माध्यम से ही कि लिबरकुहन की गर्तिकाएं कहां मिलेगी। मैं यहां पे आपके पास में नलिका रूपी प्रवर्ध नहीं बना रहा हूं, सिर्फ आपको दर्शाने के लिए बताऊंगा। और इधर भी मैं आपको बता दूंगा कि ब्रूनर की ग्रंथियां कहां पे पाई जाएगी, वो भी आपको यहां पे बेहद अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में सबसे पहले आप जानते हैं कि इधर की तरफ, जैसे ये बता रहा हूं आपको, यहां पे क्या मिलेगा आपके पास में, लिबरकुहन की गर्तिकाएं मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ये क्या जाएगा आपके पास में, लिबर, या अपन डायरेक्ट लिख देते हैं गर्तिकाएं, ऊपर लिखा हुआ ही है ना। तो ये आ जाता है आपके पास में गर्तिकाएं। क्या आ जाएगी, गर्तिकाएं। समझ गए बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। गर्तिकाएं, लिबरकुहन की गर्तिकाएं छोटी आंत के समस्त भाग में पाई जाएगी, म्यूकोसा में, है ना। श्लेष्मिका के समस्त भाग में मिलेगी बेटा आपके पास में, ठीक है। ड्यूडेनम में भी, जेजुनम में भी और इलियम में भी। तो एक बिंदु यहां पे क्या लिख दे हम लोग इसके बारे में, ये गर्तिकाएं छोटी आंत्र के श्लेष्मिका के, किसके, श्लेष्मिका के समस्त भाग, छोटी आंत के समस्त भाग की श्लेष्मिका, इसको ऐसे लिखना होगा बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। छोटी आंत के समस्त भाग की श्लेष्मिका में पाई जाती है। मतलब क्या हो गया इसका, पाई जाती है मतलब ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों में मिलेगी आपके पास में। उसके अतिरिक्त ये क्या करती है, इस गर्तिकाओं में क्या होता है, कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिकाएं। और उन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है, स्त्रावण होता है। और वही स्त्रावण क्या करेगा, आंतरीय रस का निर्माण करेगा, क्योंकि ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ तो स्त्रावित होगा ही होगा, है ना। तो यहां पे मैं आपके पास में क्या लिख देता हूं, अगला बिंदु मैं लिख रहा हूं, यहां पे आप लोग ध्यान लगाइएगा। इस गर्तिका में कई कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कई कोशिकाएं पाई जाती है जो आंतरीय रस का निर्माण करवाएगी। किसका, आंतरीय रस का निर्माण करती है। समझ गया बेटा, आंतरिक रस का निर्माण करती है, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब आते हैं ब्रूनर की ग्रंथि पे। ब्रूनर की ग्रंथि के नीचे आपको पता है क्या होता है, यहां पे आपके पास में अर्ध श्लेष्मिका, श्लेष्मिका के नीचे क्या होता है बेटा आपके पास में, अर्ध श्लेष्मिका। और आप जानते हो और मैं भी जानता हूं, जो ब्रूनर की ग्रंथि है वो कहां होती है,
अधश्लेष्मिका में होती है। सर हम तो नहीं जानते बेटा, मैं पहले से आपको एक औतिकी का वीडियो बता चुका हूं, उसमें भी बताया था मैंने आप लोगों को। लेकिन इसका जो स्त्रावण है वो कहां जाता है आपके पास में, श्लेष्मिका स्तर में जरूर जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले मैं इसका क्या नाम लिख दूं रे, ब्रूनर ग्रंथि। ये मैंने लिख दिया यहां पे ब्रूनर ग्रंथि। ये यहां से यहां तक का स्तर जो है वो आपके पास में किसका है, श्लेष्मिका का स्तर है। और यहां से यहां तक है जो किसका है, अधश्लेष्मिका का स्तर है। किसका है, अधश्लेष्मिका का स्तर है। तो ब्रूनर की ग्रंथि पाई कहां जाएगी, ब्रूनर की ग्रंथि केवल और केवल पाई जाती है अधश्लेष्मिका ऑफ जेजुनम एंड इलियम, ड्यूडेनम में नहीं मिलेगी। यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। यहां पे कान खोल के सुन लेना बेटा, यह ग्रंथि सिर्फ या सदैव जेजुनम व इलियम के अधश्लेष्मिका में पाई जाती है। क्या होती है, पाई जाती है। यह बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी बेटा, ठीक है। अब इस ग्रंथि का स्त्रावण क्या होता है और यह क्या स्त्रावित करती है उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करते हैं। यह ग्रंथि है कौन सी, आंतरिक ग्रंथि है। आंतरिक ग्रंथि से क्या होगा, आपके पास में आंतरिक रस बनेगा। तो आंतरिक रस का संगठन क्या होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिएगा इधर आप लोग, आंतरिक हेडिंग क्या लगा रहा हूं मैं यहां पे आपके पास में, आंतरिक रस का संगठन, ठीक है। आंतरिक रस का संगठन दो प्रकार से होगा, यानी दो चीजें इसमें शामिल होगी। किस किस का स्त्रावण शामिल होगा वो देखिएगा आप लोग। लिबरकुहन की गर्तिकाओं का स्त्रावण प्लस क्या लिख दूं मैं यहां पे, ब्रूनर ग्रंथि का स्त्रावण। क्या जाएगा, ब्रूनर ग्रंथि का स्त्रावण। इन दोनों स्त्रावण को मैं मिला दूंगा तो मेरे पास में क्या बन जाएगा रे, आंतरिक रस बन जाएगा, जिसका अंग्रेजी में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सक्कस एंट्रिकस। क्या बोलते हैं इसको, सक्कस एंट्रिकस बोलते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को, नहीं आई क्या, अभी बता देते हैं। और बातचीत करनी है हमको इसमें। ब्रूनर की ग्रंथि का जो स्त्रावण होता है वो दो चीजें होती है, एक होता है जल और ये और क्या स्त्रावण करती है, क्षारीय रस। क्या करती है, क्षारीय रस का स्त्रावण करती है। अर्थात आमाशय से जो भोजन आता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और इसको क्षारीय प्रवृत्ति में ढालने का काम किसका हो जाएगा, मुख्य रूप से ब्रूनर की ग्रंथि का हो जाएगा। उसके अलावा लिबरकुहन की ग्रंथिकाओं में भी क्या होता है बेटा, आपके पास में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है और उन कोशिकाओं से क्या होता है, अलग अलग चीजों का, अलग अलग एंजाइम वगैरह का स्त्रावण होता है। तो लिबरकुहन की ग्रंथिकाओं के स्त्रावण में मुख्य रूप से क्या रहेगा, ये एंजाइम, हार्मोन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। अब ये कौन कौन सी कोशिकाएं कौन सा स्त्रावण करती है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। उससे पहले बता दूं, ये जो आंतरिक रस है, इस आंतरिक रस का मात्रा कितनी होती है, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन मानव शरीर में ये स्त्रावित होता है। इसका जो पीएच रहता है आपके पास में 8.2 से 8.8, अर्थात कितना कैसा रहेगा, क्षारीय प्रवृत्ति का रहेगा। कैसी प्रवृत्ति का रहेगा, क्षारीय प्रवृत्ति का। यह बात आप ध्यान लगाइएगा बेटा, है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिबरकुहन की ग्रंथिकाओं से कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें और वो क्या क्या स्त्रावित करती है। तो अपन लोग यहां पे बात कर रहे हैं ग्रंथिकाओं की कोशिकाएं, है ना, ग्रंथिकाओं की कोशिकाएं। तो कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें पाई जाएगी वो समस्त विवरण मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए। पहले नंबर पे होता है पेनेथ कोशिका। कौन सी हो जाएगी, पेनेथ कोशिका। अभी इनका विवरण लिखूंगा आगे कौन कौन सी चीज स्त्रावित कर रही है। दूसरे नंबर पे मैं बता देता हूं आप लोगों को गॉबलेट
गॉबलेट या श्लेष्मा कोशिका। कौन सी आ जाएगी? गॉबलेट या श्लेष्मा कोशिका। 3 नंबर पे बता दूं, सेम है जो आमाशय में भी थी, अर्जेंटाफिन कोशिका। क्या जाएगी? अर्जेंटाफिन कोशिका। 4 नंबर पे एक नई कोशिका की एंट्री हो रही है, वो देखिएगा, क्रोमोफिन कोशिका। और अंतिम चरण पे जो कोशिका होती है वो होती है आपके पास में कौन सी? आधारीय कोशिका। क्या जाएगी? आधारीय कोशिका आ जाएगी। अब इनसे स्त्रावण किस किस का होता है वो देखिए। पैनेथ कोशिका सदैव स्त्रावित करती है एंजाइम को। ठीक है, किसको स्त्रावित करेगी? एंजाइम्स को। समझ गए? एंजाइम्स को स्त्रावित। और कौन कौन से एंजाइम होंगे वो मैं जब आपको पाचक रस का संगठन बताऊंगा पूरा कंप्लीट, तो उसमें एंजाइम के नाम भी लिखूंगा बेटा। गॉबलेट की कोशिका हमेशा किसका स्त्रावण करती है? श्लेष्मा का। अर्जेंटाफिन कोशिका सीरोटिनिन को स्त्रावित करती है, जो मैं आमाशय के दूसरे भाग में बता चुका हूं। सीरोटिनिन का स्त्रावण करती है। सीरोटिनिन जो एक क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, सिकोड़ने वाला होता है ना, बता चुका हूं मैं इसके बारे में, आप लोग देख लीजिएगा पीछे वाले आमाशय की वीडियो में, सेकंड वाले में। एंटेरोक्रोमोफिल कुछ लोकल हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है, और कौन कौन से हार्मोन होंगे ये भी हम लोग जानकारी लेंगे, एक हार्मोन का वीडियो आएगा उसमें देखिएगा। आधारीय कोशिका अन्य कोशिका की क्या करेगी? मरम्मत करती है। अन्य कोशिकाओं की मरम्मत करने का कार्य करती है। तो ये आपके पास में क्या हो गया? आंतरिक रस का संगठन है। अगर आपको पूछे आंतरिक रस का संगठन तो ये समस्त चीजें आएगी इसके अंदर, और साथ ही साथ में क्या आ जाएगा? जल और क्षारीय रस आएगा। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? अब इस टॉपिक में अंतिम चरण की ओर चलते हैं और एक और बात करते हैं जिसका मैंने औतिकी के वीडियो में भी बताया था। एक चीज और मिलती है छोटी आंत में जिसका नाम क्या है? पेयर्स पैचेज या समूह। ठीक है, क्या मिलता है? पेयर्स पैचेज या समूह। पेयर्स पैचेज या समूह एक प्रकार के लसिकांग होते हैं, और जो लसिकांग होते हैं वो सदैव किसमें मदद करते हैं? आपके पास में प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये क्या होता है आपके पास में? लसिकांग है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा में मदद करेंगे। दूसरा बिंदु याद रखने वाला है, ये पाए कहां जाते हैं? ये सदैव किसमें मिलेंगे आपके पास में? इलियम तथा जेजुनम के श्लेष्मिका स्तर में मिलेंगे। ये सदैव इलियम तथा जेजुनम के श्लेष्मिका स्तर में पाए जाते हैं। समझ गए क्या बेटा आप लोग? तो याद रखिएगा इस चीज को, यह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, इलियम तथा जेजुनम का श्लेष्मिका स्तर। और जो ब्रूनर की ग्रंथि थी वो कहां थी? अधश्लेष्मिका ऑफ, किसमें थी आपके पास में? अधश्लेष्मिका ऑफ ड्यूडेनम में, है ना? याद रखना इस चीज को। अब सबसे मेन बात, इसका कार्य क्या रहता है? देखिए, आपने WBC का नाम सुना होगा। WBC का एक प्रकार होता है बेटा लसिकाणु, या फिर आप ऐसे समझ लो लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट एक सेल होती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लसिकाणु। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का कार्य होता है प्रतिरक्षा का निर्माण करना, क्या नाम है? प्रतिरक्षी, एंटीबॉडीज। ठीक है, प्रतिरक्षी यानी इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एंटीबॉडीज का निर्माण करना। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य होता है इसको एंटीबॉडी के निर्माण करने में मदद करना, सहायता करना। समझ रहे हो? तो यहां पे आपके पास में क्या बिंदु रहेगा वो देखिएगा आप लोग। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं और इसके बारे में लिख रहा हूं। पेयर्स पैचेस जो होते हैं आपके पास में नजर आ रहे हैं, ये समूह बी लसिका अणु को विभेदित या विश्लेषित
विश्लेषित होने के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है, जिससे आपकी शरीर की क्या होगी, आगे जाकर के प्रतिरक्षा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? प्रतिरक्षा बढ़ेगी। तो ये बिंदु भी आपको यहां पे ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त पेयर्स समूह को एक अन्य नाम भी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल टॉन्सिल, क्योंकि हम लोग टॉन्सिल जो है ग्रसनी में पढ़ के आए थे, वो भी एक लसिकांग ही थे। इसको बोलते हैं आंतरीय टॉन्सिल भी कहते हैं, इसे आंतरीय टॉन्सिल भी कहते हैं। तो ये बात आपको यहां पे याद रखनी होगी बेटा, समझ गए इस बात को? तो यहां तक के वीडियो में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। छोटी आंत का पूरा डिटेल पढ़ लिया औतिकी के साथ में हम लोगों ने। अगले वीडियो में मैं आपके पास में बड़ी आंत के ऊपर चर्चा करूंगा। समझ आए मेरी बात को? तब तक आप सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।